आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड फर्स्ट का अध्याय 2 गास की प्रमेय चैप्टर का नाम है और इन बिंदुओं पर चर्चा है। पहला बिंदु है क्षेत्रफल सदिश, दूसरा बिंदु है घनकोण, तीसरा वैद्युत फ्लक्स, चौथा गास की प्रमेय या गास का नियम, पांचवा गासीय पृष्ठ है और उसके बाद गास की प्रमेय के अनेकों अनुप्रयोग है, जिनमें से पहला अनुप्रयोग होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह इन्हीं बिंदुओं पर पढ़ेंगे। तो जिसमें आप देख रहे हैं पहला है क्षेत्रफल सदिश। तो ये क्षेत्रफल सदिश होता क्या है जान लें। अनेक संदर्भों में बहुत ऐसे संदर्भ होंगे जहां क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसका दिक् विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कुछ अनेकों ऐसे संदर्भ हमें देखने को मिलेंगे जिसमें क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसका दिक् विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है। अतः इन संदर्भों में क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है। कुल मिलाकर के आपको हम ये बता दें कि जो क्षेत्रफल होता है वह अदिश राशि होता है। क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है। तो मैं वही बता रहा हूं कि अनेक संदर्भों में क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसके दिक् विन्यास का भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे के लिए यानी इन संदर्भों में क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मानते हैं। तब क्या होता है, यानी क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है जब ये क्षेत्रफल है। जब हमने सदिश मान लिया तो जब सदिश मानेंगे तो स्वाभाविक है कि इसकी दिशा भी होगी। तो क्षेत्रफल अगर सदिश माना जाता है तो उस समय क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह होती क्या है, क्षेत्रफल की दिशा जो होती है जो पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबवत। यानी जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये पृष्ठ है, तो ये अगर सदिश मानेंगे इसको तो इसकी दिशा इस पर खींचे गए अभिलंबवत अर्थात बाहर की ओर होगी। हम जिस कमरे में खड़े हैं ये अगर क्षेत्रफल माना जाए सदिश राशि के रूप में तो इसकी दिशा इस पर जब लंब खींचेंगे तो ऊपर की ओर होगी और ऊपर का जो क्षेत्रफल मानेंगे तो उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि सदिश क्षेत्रफल जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इसे सदिश माना जाता है। तो इसकी जो दिशा होती है वह जो पृष्ठ होता है उस पर खींचे गए अभिलंबवत होता है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं समतली कोण। एक इसी के साथ साथ हम लोग जान लें क्षेत्रफल सदिश तो क्लियर हो गया, ये समतली कोण क्या होता है। इसी में एक पॉइंट जो छूटा हुआ था समतलीय क्षेत्रफल। ये समतलीय क्षेत्रफल क्या होता है इस पर चर्चा कर लिया जाए। तो ये जो क्षेत्रफल आप देख लिए क्षेत्रफल सदिश के बाद ये समतलीय क्षेत्र। तो समतलीय क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा जो समतलीय कोण होता है, किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को हम समतलीय कोण यानी कोण कहते हैं। यानी किसी वृत्त के एक चाप के द्वारा सपोज करिए यह एक आपका वृत्त है, यह आपका एक वृत्त है। तो ये वृत्त हुआ, इस पर हमने एक चाप ले लिया, ये चाप है तो इस चाप के द्वारा वो इसका केंद्र है। तो किसी भी वृत्त के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है इसी कोण को हम समतली कोण कहते हैं। ये आपका समतली कोण है और इस समतली कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। यानी समतली क्षेत्र जो होता है यानी समतली क्षेत्र में यानी समतली कोण जो होता है आपका, ये आपको स्पष्ट हो गया कि समतली कोण क्या होता है। किसी वृत्त के चाप के द्वारा
उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं और इसका मात्रक जो होता है वह रेडियन होता है। इसका मतलब समतलीय कोण ये आपका जो होगा समतलीय कोण थीटा से निरूपित होता है। तो समतलीय कोण बराबर होता है चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई L हो और बटे में होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R। यह हो गया आपका, ये चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये R इसके यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो किसी भी वृत्त में उसके चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहा जाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है, यानी समतलीय कोण बराबर चाप की लंबाई और बटे में वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार से अब हम अगला पॉइंट जो मेरा होगा वह घनकोण होगा। तो ये घनकोण क्या होता है इस पर चर्चा किया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि समतलीय कोण जो होता है वह वृत्त के द्वारा, वृत्त के किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है। इसी प्रकार से अब हम चर्चा करेंगे दूसरा पॉइंट घनकोण का। यह घनकोण क्या होता है, ये आपका है घनकोण। घनकोण किसे कहा जाता है इस पर चर्चा किया जाएगा। तो ये आपका घनकोण क्या होता है जान लें। जिस तरह से आपने देखा कि कोण में किसी वृत्त के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को समतलीय कोण कहा जाता है, उसी प्रकार से घनकोण का मतलब किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, उस कोण में क्या होता है चाप के द्वारा, और आपका घनकोण में क्या होता है किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा। जैसे सपोज करो अगर एक गोला है, इस गोले का एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है, सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेते हैं dA है। इस dA के द्वारा गोले के केंद्र पर यह आपका एक गोला है। तो किसी गोलीय पृष्ठ के एक सूक्ष्म भाग के द्वारा, किसी गोले के एक सूक्ष्म भाग के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे घनकोण कहते हैं। यानी किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। अब घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है छोटा सा यह dA है। तो इसके केंद्र पर जो ये आंतरिक कोण होगा ये जो आंतरिक हो रहा है ये कोण, इसका मतलब ये छोटा सा d और ये गोले की त्रिज्या है। यह यदि इतना तो क्लियर होगा, गोलीय पृष्ठ के एक सूक्ष्म भाग द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को घनकोण कहते हैं। यदि यह जो dA क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण d ओमेगा हो तो यहां से मिलेगा आपको d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। ये घनकोण है। अब यदि dA का मान r स्क्वायर के बराबर हो जाए तब यहां से d ओमेगा बराबर r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, यानी d ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन।
इस प्रकार से आप एक स्टेरेडियन की परिभाषा बता सकते हो। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा जिसका मान गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। यानी किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल हो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान, यानी किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को एक रेडियन न कह करके एक स्टेरेडियन कहा जाता है। जबकि रेडियन में गोले के किसी वृत्त के उस चाप के द्वारा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसका मान एक रेडियन होता है। जबकि गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वह एक स्टेरेडियन कहलाता है। अब अगर गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, यानी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है बाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर? यानी किसी गोले के संपूर्ण भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण का मान एक 4 पाई स्टेरेडियन अर्थात 2 पाई का दुगना होता है। पूछता है कभी कभी ये होता है घनकोण, इस तरह क्लियर हुआ। यानी कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, अति सूक्ष्म अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। इससे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि गोले के अल्प सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल d द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा हो, तो d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर, जहां r जो है गोले की त्रिज्या है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो घनकोण एक स्टेरेडियन। इस प्रकार कह सकते हो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है। अगर गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बात करते हैं कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित घनकोण होता है उसका मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट हमारा है वैद्युत फ्लक्स। यह वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इस पर चर्चा कर ले। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो हम वैद्युत फ्लक्स पर चर्चा करेंगे। फ्लक्स जैसा आप देखे हैं, अगर कहीं गर्मी के महीने में आप पृथ्वी समतल है, मैदानी भाग है, अगर खड़े होकर के हम दूर तक अपनी दृष्टि को दर्शाए तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से आपको निकलता हुआ ताप दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं कि वह क्या है, पृथ्वी फ्लक्स है। पेट्रोल पंप पे आप जाते हो पेट्रोल भराने के लिए, टंकी खोलते हो पेट्रोल भराते हैं, तो आप देखते हैं कि लहरें निकलती
दिखाई देती है उसे क्या कहेंगे, पेट्रोल फ्लक्स। तो उसी तरह से ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स है क्या। ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी किसी भी पृष्ठ से, ये मान लीजिए एक पृष्ठ है, गोली एक पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की चर्चा हम लोग पहले अध्याय में कर चुके हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र, यह वैद्युत क्षेत्र है, इससे कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर के गुजर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से कितनी होकर के निकल रही हैं, ये तो यहाँ से निकलने वाली ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो इन्हीं के भीतर से कितनी मान बाहर निकल रहे हैं उन्हीं की संख्या की माप होती है। यानी वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में खींची गई किसी वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। और इसे जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो काल्पनिक छोटा सा पृष्ठ है उसका यदिश गुणन होता है। मान लेते हैं कोई वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से होकर के ये गुजर रही है यहाँ से और ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, इनसे बना अगर एक कोण कितना हो जाए, थीटा हो जाए, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा डी फाई। और ये वैद्युत क्षेत्र अगर आपका ई है तो डी फाई बराबर होता है ई डॉट डी ई डॉट डी ए। इसका मतलब डी फाई बराबर आपका होगा ई डी ए cos थीटा, जहां cos थीटा वैद्युत क्षेत्र की आपका अगर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ से गुजर रही है बल रेखाएं, इनके बीच का क्या होता है, कोण होता है। इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसका मान वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणन के बराबर होता है। ये आपका वैद्युत फ्लक्स हुआ, इसका मान जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और बीमा जो होती है ml क्यूब t पर -1 और -3 और 1 के पावर -1 होता है। ये जितने भी पॉइंट चल रहे हैं इसका सारा नोट्स आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा वैद्युत फ्लक्स। अब अगला पॉइंट हमारा होगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, तो ये गॉस की प्रमेय क्या है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से रिलेटेड, यानी जो आपका होता है यह कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने, इनका पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच, क्या नाम था, कार्ल फ्रीडरिच, कार्ल फ्रीडरिच गॉस वैज्ञानिक थे। कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से, यानी ये जो वैज्ञानिक थे किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक परिणात्मक संबंध स्थापित किया जिसे हम गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। यानी कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक परिणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार क्या है गॉस की प्रमेय? इंपॉर्टेंट है। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुन ले, ये अगर एक आपका बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई, यह जो होगा फाई बराबर Q/ε0। यह गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0। अब इसकी उत्पत्ति पर हम चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति पर चर्चा करने के लिए कैसे इसकी उत्पत्ति की जाती है, आइए ध्यान दें। मान लेते हैं यह एक जो है बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। जब प्लस Q आवेश और इससे स्मॉल r दूरी पर एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यह ले लिया, इसका मान dA है। तो निश्चित है यह बिंदु P है। इसकी बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल आपने ले लिया, तो यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसकी दिशा ये होगी, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। यानी यह थीटा जो आपका है, इधर आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के माने बाहर की ओर का पृष्ठ पर खींचा गया है विलंब, यह dA की दिशा हो गई, जिधर ये एकांक सदिश है। तो यदि r त्रिज्या का देखिए माना एक बंद पृष्ठ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, उसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे इस माला दूरी पर एक छोटा सा पृष्ठ हमने P लिया, जिसकी O से दूरी इस माला है और इस छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके चारों तरफ दिए। तो निश्चित है कि इस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यह परिमाण तो इस बिंदु P पर निश्चित होगा और इसकी दिशा जो होगी बाहर की ओर, यानी कि गोले पर खींचे गए त्रिज्या के लंब और बाहर की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। और इनके बीच का ये जो कोण है वह थीटा है। तो निश्चित है कि इस P पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण निश्चित होगा। E निश्चित हो गया। अब यहाँ हमें करना क्या है, ये जो छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, उससे गुजरने वाले हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इससे गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, E डेल्टा dA, और इधर d फाई बराबर E dA cos थीटा। E का परिमाण निश्चित है, यानी d फाई बराबर E का मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। और यही जो होता है dA cos थीटा r² का मान, ये वैल्यू जो होती है वह d
ओमेगा के होगा। तो इस प्रकार से डी फाई बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी डब्ल्यू होगा। अब यहाँ पर साइलेंसर इस तरह से डी फाई की जगह Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। यह जो डी फाई आया यह मान तो इस छोटे से पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है। अब तब जाकर के क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लूइड इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइलेंस। बाहर निकालेंगे फ्लूइड इंटीग्रल डी ओमेगा, क्योंकि डी ओमेगा गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हुए घनकोण का मान 4 पाई होता है। इस तरह से फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो Q बराबर होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस के प्रमेय का कथन है। इसका मतलब मान लेते हैं कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके अंदर बिंदु O पर कोई धन आवेश Q रखा गया है। इससे r दूरी पर इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसकी दूरी r है। इस P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया लिए निश्चित है कि इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर इतना वह निश्चित होगा। दिशा त्रिज्या के अदिश होगी और इस पृष्ठ पर खींचा गया विलंब की दिशा जो है इसके एकांक सदिश है, इनके बीच का कोण इतना हो, तब इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया, उससे होकर के गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा डी फाई बराबर इतना होगा। और हम जानते हैं कि ये cos θ/r², यही जो है डी ओमेगा होता है। तब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, यही तो हम गाउस के प्रमेय का कथन या गाउस का नियम जानते हैं। गाउस का नियम एक बार पुनः समझें, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हमने पॉइंट 4 को क्लियर किया। अगला पॉइंट आपको मिलेगा गाउसीय पृष्ठ। यह गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, इस पर चर्चा किया जाए। गाउस की प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए हम जिस बद्ध पृष्ठ का चयन करते हैं उसे गाउसीय, यानी गाउस की प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए हम जिस बंद पृष्ठ का क्या करते हैं, चयन करते हैं, उस बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है। पॉइंट 5 और 6वां पॉइंट गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में जो पहला है वह है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अनंत विस्तार, यह है अनंत विस्तार यानी इसका मान बहुत ही बड़ा है। अनंत विस्तार का जब ये किया तो इसी तरह बढ़ता हुआ गया हुआ है। ये अनंत विस्तार का एक तार है, काफी लंबा है और इससे इस मान r दूरी पर एक बिंदु है। माने संपूर्ण आवेश, क्योंकि आपको हमने शुरू में ही बताया था कि कोई भी तार होता है जब उसे आवेशित किया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश उसके पूरे तार के लंबाई के अंदर समान रूप से वितरित होता है। तो अनंत लंबाई का, अनंत विस्तार का यह एक तार है। अनंत विस्तार या अनंत लंबाई का यह एक तार है और इस पर जो आवेश प्लस Q है एक समान रूप से वितरित है। तो जब एक समान रूप से इस आवेश टोटल वितरित है तो हमें इससे इस मारा दूरी पर कोई एक पॉइंट है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, r लंबाई का और L लंबाई और r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं और यही बिंदु यहाँ से इसकी दूरी r है
इस पर एक छोटा सा पृष्ठ, हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ का मान dA है, तो निश्चित है कि इसकी दिशा जो होगी dA की बाहर की ओर होगी और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह भी आपकी बाहर की ओर होगी। अगर यहाँ पर कोई पृष्ठ लेते हैं छोटा सा पृष्ठ, इसकी दिशा dA का ऊपर की ओर होगा जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। यानी अनंत लंबाई का एक जो है सीधा तार है जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया, प्लस आवेश दिया गया, आवेश इसके संपूर्ण तार के लंबाई केंद्र से वितरित है और इस तार से इस माला दूरी पर कोई एक बिंदु है, एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम किए क्या, R त्रिज्या और L लंबाई के एक जो है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मैंने आपको बताया कि गॉसियन माने कि जो होता है गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है और ये होता क्या है, गॉसियन पृष्ठ का मान जो यानी गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए, गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए हम जिस बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, चयन करते हैं, उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो इसके लिए हमने कल्पना किया, R त्रिज्या या लंबाई के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो कल्पना आपने किया R त्रिज्या, तो निश्चित है इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निश्चित होगा और दिशा जो होगी बाहर की ओर होगी और पृष्ठ के चारों ओर जो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया होगा उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी, अर्थात E और dA के बीच का कोण एक ही यानी 0 होगा। तब इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा d फाई बराबर आपका हो जाएगा, यानी d फाई बराबर क्या होगा, E डॉट dA होगा और इस तरह से d फाई बराबर E dA का 0 होगा और d फाई बराबर E dA का 0 का मान 1 होता है। अब छोटे से गुजरने वाले मान मिला, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स की बात अगर हम करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला यह वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा फ्लूइड इंटीग्रल d फाई बराबर फ्लूइड इंटीग्रल E dA होगा और यहाँ से ये फाई होगा, बाहर निकलेगा, dA बोले तो गोले जो होता है बेलनाकार, बेलन का वक्र 2 पाई RS होता है, यहाँ हो जाएगा ये 2 पाई RL। अब यहाँ से ये पहला इक्वेशन, जबकि गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, समीकरण 1 तथा 2 से E इंटू 2 पाई RL बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, 2 से गुणा 2 से भाग देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई RL। अब यहाँ से यही Q बाई L लैम्डा के बराबर होता है, तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्डा बाई R न्यूटन प्रति कूलम। यही जो मान होता है अनंत लंबाई के सीधे एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R न्यूटन प्रति कूलम यही होता है। आज ये 6 पॉइंट पर चर्चा किए और इसका नोट्स आपको दिया जा रहा है।